हेलो एंड वेलकम टू दिस सेशन। आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे किंगडम फंजाई के टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन को, क्योंकि हमने पिछले डिस्कशन में किया था किंगडम फंजाई के इंट्रोडक्टरी पार्ट यानी कि इसके जनरल फीचर्स। इसका इंट्रोडक्शन जिसमें हमने डिस्कस किए हैं इसके जनरल फीचर्स, इसके वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। आप चाहें तो उसके वीडियोस आप देख सकते हैं। आज जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन होने वाला है वो रहने वाला है फंजाई में टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन को लेकर। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ फंजाई, ये हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन होने वाला है इस वीडियो में। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, तो अगर हम इसके रिप्रोडक्शन की बात करें, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ फंजाई, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, तो आपको फंगस के केस में 3 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिल जाएंगे। 3 टाइप्स के रिप्रोडक्शन देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? एक मिलेगा आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव। सेकेंड इज asexual reproduction, and third one is sexual reproduction, sexual reproduction। अब आप सोच रहे होंगे कि वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल दोनों तो एक जैसा है, यहाँ डिफरेंट क्यों लिखा हुआ है? ये इसलिए है क्योंकि इस किंगडम फंजाई में वेजिटेटिव में 2-3 तरह की चीज़ें ली गई हैं। अगर वो बाइनरी फिशन के थ्रू है, अगर वो बाइनरी फिशन के थ्रू है, फ्रैगमेंटेशन के थ्रू है एंड बडिंग के थ्रू है, तो वो किस में आ जाएगा? वेजिटेटिव। लेकिन अगर वो स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन हो रही है और वो स्पोर एसेक्सुअल होने चाहिए, एसेक्सुअल क्योंकि सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, लेकिन रिप्रोडक्शन का जरिया एक स्पोर का फॉर्मेशन होना चाहिए। स्पोर बने, वो जर्मिनेट करे और उसके बाद उसकी पूरी बॉडी बने यानी कि माइसेलियम बने, तो ये कहलाएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब माइसेलियम क्या है, हाइफी क्या है, सेप्टेट, एसेप्टेट क्या होता है, ये हमने जब इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट किया था उसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, इसके हाइफी को लेकर, इसके माइसेलियम को लेकर। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि हम अपने चैनल पर एनसीईआरटी को ही डिस्कस करेंगे और चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम इसके एमसीक्यूज भी करेंगे चैप्टर वाइज। और अगर आपको ये हमारी क्लासेस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें ताकि हमें भी अच्छा लगे कि आपको ये क्लासेस अच्छी लग रहे हैं, तो हमें अंदर से एक एनर्जी महसूस होती है, हम एनर्जेटिक फील करते हैं कि चलो जो मेहनत कर रहे हैं वो लोगों को पसंद आ रही है। चलिए, तो ये आपसे एक रिक्वेस्ट था। नाउ अगर हम वेजिटेटिव 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे एक एक करके वेजिटेटिव, तो सबसे पहला हमारा डिस्कशन होगा वेजिटेटिव को लेकर, यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब हमने वेजिटेटिव बोला है तो वेजिटेटिव में कैसे होंगे? वेजिटेटिव में बाई फिशन हो सकता है। फिशन आप जानते हैं ना, फिशन में एक, जैसे कि मान लीजिए ये एक बॉडी है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस, क्योंकि ये यूकैरियोटिक है। अब जब इसको फिशन करना होगा तो इसके अंदर के न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्मिक कंटेंट क्या होगा? वो बढ़ेगा, ठीक है, वो क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। और धीरे धीरे इसके जो बॉडी के जो न्यूक्लियस हैं वो क्या होंगे? वो 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है, और तब तक यहाँ से धीरे धीरे कप लाइक स्ट्रक्चर बनते जाएंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये दोनों न्यूक्लियस के आसपास के जो साइटोप्लाज्म है और यहाँ से ये इतना ज़्यादा डीपर ये अंदर की तरफ इसकी बाइफर्केशन हो जाएगी कि ये एक दूसरे को टच कर लेंगे। और नेक्स्ट स्टेज एक ऐसी आएगी जब ये और ये दोनों 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो गए, यानी कि 2 डॉटर सेल बन गए। तो इसको आपने देखा कि एक यहाँ पेरेंट सेल था, है ना, ये क्या है? एक पेरेंट सेल। अब इसको जब डिवाइड करना था तो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या हो गई? न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो इंक्रीज होने लगी, यानी कि न्यूक्लियस और उसके कंटेंट क्या हो गए? बढ़ने लगे, ठीक है। अब धीरे धीरे ये न्यूक्लियस क्या है? जेनेटिक मटेरियल इसका रेप्लिकेट करेगा और दोनों अपोजिट पोल की तरफ चलने लगेंगे। धीरे धीरे इनके न्यूक्लियस और उसके किनारे किनारे के जो साइटोप्लाज्म है
वो एक अलग-अलग बनने लगेंगे और इनके जो मेम्ब्रेन्स हैं, इनका जो सेल वॉल है, वो अंदर की तरफ डीप होना शुरू हो जाएगा, कप लाइक स्ट्रक्चर। और एक वक़्त ऐसा आएगा जब ये बाइफरकेट यानी कि ये डिवाइड कर जाएँगे, तब ये 2 डॉटर सेल में बनाते हैं। तो एक पैरेंट सेल से 2 डॉटर सेल का बनना, इसको हम कहते हैं बाइनरी फिशन। ठीक है? फिशन हो गई, स्प्लिट कर गया पैरेंट सेल ही। सेकेंड एक टाइप आता है इसमें जिसको आप कहते हैं बडिंग। बडिंग में क्या होगा? बडिंग में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये एक स्ट्रक्चर है, तो इसके एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर निकलेगा, यानी कि एक एक आउटग्रोथ जैसा एक स्ट्रक्चर निकलेगा बाहर की तरफ। ठीक है? ये तो इस पैरेंट का न्यूक्लियाई है और इस आउटग्रोथ को आप क्या कह रहे हैं? बर्ड कह रहे हैं। इसी आउटग्रोथ को आप क्या कहते हैं? बर्ड। यानी बर्ड क्या हो गया? आउटग्रोथ, बाहर की तरफ ग्रोथ, आउट ग्रोथ। ठीक है? अच्छा, अब धीरे धीरे क्या होगा? इसका न्यूक्लियस क्या होगा? इसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन होगी। तो क्या होगा? इसके न्यूक्लियस में डिवीजन होगा और ये जो बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बना था, अब ये एक न्यूक्लियस से दो बने और ये दूसरा बनने के साथ ही क्या करेगा? बर्ड की तरफ माइग्रेट कर जाएगा, है ना? जहाँ बर्ड है उधर चला जाएगा। अब एक स्टेज ऐसी आएगी जब कि इस पैरेंट का अपना न्यूक्लियस और इस बर्ड का अपना न्यूक्लियस। ठीक है? अब ये बर्ड तैयार है इस पैरेंट से सेपरेट होने के लिए। तो नेक्स्ट स्टेज में आप देखेंगे ये बर्ड और ये रहा पैरेंट सेल और ये रहा बर्ड, दोनों सेपरेट हो गए। ठीक है? अब आप कहेंगे कि दोनों में क्या अंतर है, क्या सिमिलैरिटी है फिशन एंड बडिंग में? तो ये रहा पैरेंट सेल, ये था पैरेंट सेल। ठीक है? और ये रहा बर्ड। धीरे 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 ये बर्ड डिटैच हो गया पैरेंट बॉडी से और ये रहा पैरेंट सेल। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो पैरेंट का अस्तित्व नहीं मिटा, पैरेंट की एग्जिस्टेंस अभी भी है। लेकिन बाइनरी फिशन में क्या है? पैरेंट एग्जिस्टेंस खत्म हो गई क्योंकि पैरेंट खुद ही स्प्लिट होकर 2 डॉटर सेल में डिवाइड कर चुका है। लेकिन बडिंग में पैरेंट सेल ऑलरेडी है और एक बर्ड बना है ना? यानी कि एक इसमें डॉटर सेल, तो एक से दो हो गए, इसलिए हम इनको एक तरह का बोलेंगे कि रिप्रोडक्शन हो गया क्योंकि नंबर तो बढ़ा है ना? इंडिविजुअल का नंबर बढ़ गया और इंडिविजुअल के नंबर को बढ़ने को ही तो हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। और फिशन में भी आपके नंबर बढ़े हैं, लेकिन फिशन में पैरेंट का एग्जिस्टेंस अब नहीं रहा, बडिंग में पैरेंट का एग्जिस्टेंस होता है। फिशन में अगर आप देखें तो 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, बडिंग में अगर हम देखें तो एक पैरेंट सेल ही होता है और एक ही बर्ड से डिटैच होकर दूसरा इंडिविजुअल बनता है। दोनों के केस में सिमिलैरिटी ये है कि एक पैरेंट सेल था, बडिंग में भी एक पैरेंट सेल है। फिशन में एंड में दो डॉटर सेल बने, यानी कि इंडिविजुअल गिन कर अगर देखें तो दो है और बडिंग में भी इंडिविजुअल गिन कर देखें तो दो है। ठीक है? तो आई थिंक ये सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस आपको क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आता है वेजिटेटिव में थर्ड कैटेगरी और वो आती है सी, उसको हम कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन। ठीक है? अब ये फ्रैगमेंटेशन क्या है? देखिए, फ्रैगमेंटेशन में क्या है? जैसे मान लीजिए ये हाइफी है, ये ओल्ड हाइफी है। ठीक है? और ये हाइफी क्या करे कि हाइफी के पीसेस हो जाए, फ्रैगमेंटेशन हो जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए, है ना? और हर एक पीस, ये पीस, हर एक पीस क्या करे? इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करना शुरू कर जाए। यानी कि ये पीस अब ग्रो करके एक इंडिविजुअल बना दे, फर्स्ट पीस। सेकेंड जो टुकड़ा है इसका, ये भी एक इंडिविजुअल की तरह ग्रो करके बना दे और ये जो थर्ड टुकड़ा है ये भी इंडिविजुअल की तरह बना दे। तो एक से तीन हो गए, डिपेंड करता है कितनी फ्रैगमेंटेशन होती है। तो फ्रैगमेंटेशन का मतलब होता है ओल्डर हाइफी ब्रेकअप इनटू फ्रैगमेंट्स एंड ईच फ्रैगमेंट डेवलप इनटू अ न्यू हाइफा। ठीक है? तो ये हो गई फ्रैगमेंटेशन। तो अगर हम बात करें कि एग्जाम्पल की, तो फिशन एंड बर्डिंग ये दोनों ही देखने को मिलेगा आपको ईस्ट में। ठीक है? फिशन एंड बर्डिंग दोनों ही देखने को मिलेगा ईस्ट में। फ्रैगमेंटेशन आपको दूसरे हाइफी में मिलेंगे, यानी कि दूसरे फंगस में मिलेंगे अदर देन ईस्ट। इसलिए क्योंकि ईस्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वो फिलामेंटस नहीं होता। ठीक है? तो जितने भी दूसरे फिलामेंटस बॉडी, फिलामेंटस का मतलब होता है थ्रेड जैसा, धागे जैसा, फीते जैसा। तो ईस्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वो धागे जैसा नहीं होता, ये यूनिसेलुलर है, एक्सेप्शन है पूरे किंगडम के फंजाई में। इसलिए ईस्ट के अंदर आपको मिलेगी फिशन एंड बर्डिंग। और ईस्ट के अलावा जितने फंगस हैं जो फ्रैगमेंटेशन वेजिटेटिव के थ्रू रिप्रोड्यूस करेंगे, उनमें फ्रैगमेंटेशन आपको दिखेगा। ठीक है? अब बारी आती है, यानी कि ये फर्स्ट पॉइंट जो था आपका
है ना। वेजिटेटिव वन, वेजिटेटिव क्लियर हो गया। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई एग्जाम्पल्स के साथ, टाइप्स के साथ। अब चलते हैं हम सेकेंड टाइप का यानी कि ए सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को डिस्कस करने। सो सेकेंड इज ए सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ए सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ फंजाई। अब ए सेक्शुअल में आपको कुछ चीज़ों को ध्यान से देखना पड़ेगा। अब ये चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल कि ये रहा एक माइसेलियम। अब माइसेलियम मैंने पहले भी बताया कि प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, माइसेलियम हाइफी आप नहीं समझ पाएंगे अगर आपने हमारी इंट्रोडक्टरी वीडियो नहीं देखी है, ठीक है। इसमें उसके लिंक होंगे, आप प्लीज़ उसे देख लीजिएगा। तो ये रहा माइसेलियम, तब आपको समझ में आ जाएगा हमने इसको माइसेलियम क्यों बोला। हमने क्लियरली बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। अब माइसेलियम है, माइसेलियम ग्रो कब किया है, ठीक है, फेवरेबल कंडीशन थी। अब माइसेलियम को लग गया, हमने सारे फूड्स खा लिए। अब इसके लिए कौन सी कंडीशन आ गई, अब इसके लिए फूड की अनअवेलेबिलिटी हो गई, यानी कि फूड का अनअवेलेबल होना भी अनफेवरेबल कंडीशन है। तो अनफेवरेबल कंडीशन, तो अनफेवरेबल कंडीशन में ये क्या करेगा, सोचेगा मैंने अपनी ग्रोथ तो कर ली लेकिन नेक्स्ट जनरेशन के बारे में तो मैंने कुछ नहीं किया। तो अब ये माइसेलियम क्या करेगा, फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा, यानी कि इस तरह का कोई स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को जिसमें ये स्पोर बियर करने वाला है, ठीक है, तो इसे आप कहते हैं फ्रूटिंग बॉडी। तो ये बना दिया इसने फ्रूटिंग बॉडी। इसमें क्या होगा, इसमें होंगे स्पोर्स, तो इसमें ये स्पोर बियर करके रखेगा, यानी कि इसमें क्या इसने बनाया, इसमें इसने बना दिया स्पोर्स। जब ये स्पोर्स बना लिया अनफेवरेबल कंडीशन में, उसे हम कहते हैं फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है, जिसके ऊपर वो स्पोर बनाएगा। अब ये स्पोर्स जो हैं वो रिलीज हो जाएंगे इन्वायरमेंट में, है ना। अब जब भी फेवरेबल कंडीशन आएगी तब ये स्पोर्स क्या होंगे, ये स्पोर इन्वायरमेंट में रिलीज हो गए हैं, ठीक है, द स्पोर्स आर रिलीज्ड इन द इन्वायरमेंट। अब ये जो स्पोर्स हैं, जब भी कोई फेवरेबल कंडीशन आएगी, ह्यूमिड कंडीशन होगा, मॉइस्ट होगा, वार्म होगा, फूड होगा, तब ये क्या करेगा, वापस वापस से ये उसके ऊपर जर्मिनेट करने लगेगा, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं ऑन द अराइवल ऑफ फेवरेबल कंडीशन, यानी कि जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये स्पोर क्या करेगा, स्पोर वहाँ जर्मिनेट करेगा, ठीक है। ये स्पोर क्या करेंगे, ये एक स्पोर ये जर्मिनेट शुरू कर देंगे, यानी कि ये इट स्टार्ट्स टू जर्मिनेट। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई, ठीक है। ये जो स्पोर्स हैं ये क्या करेंगे, ये जर्मिनेट करने शुरू कर देंगे, स्पोर्स स्टार्ट्स टू जर्मिनेट, सो इट विल जर्मिनेट। कब फेवरेबल कंडीशन आई तब जर्मिनेट, ठीक है। और जर्मिनेट करके वापस कैसा स्ट्रक्चर बना देंगे, यहाँ स्पेलिंग थोड़ी ये हो गई है आपको, एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इट विल जर्मिनेट, ठीक है। और जर्मिनेट करके क्या करेगा, वापस अपने माइसेलियम जैसा स्ट्रक्चर बना दिया। तो यहाँ पर आपने देखा कि एक से यहाँ कितने सारे रिप्रोडक्शन हो गए, है ना। तो यहाँ पर ये जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, ये जो स्पोर है, इसके लिए सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, तो ये स्पोर तो ए सेक्शुअल स्पोर हुआ, है ना, ए सेक्शुअल स्पोर हुआ, इसलिए इस तरह के रिप्रोडक्शन को आप कहेंगे कि ये ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हुआ। तो आई थिंक अब आपको जो वेजिटेटिव था वो क्लियर हो गया। नाउ ए सेक्शुअल इज ऑल्सो क्लियर, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी है, यानी कि ए सेक्शुअल कैसे हो रहा था, बाय स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन अगर हो रही थी तो हमने कहा ए सेक्शुअल स्पोर फॉर्मेशन, तो हमने कहा ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अच्छा, अब बारी आती है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की, कि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं। तो थर्ड कैटेगरी है आपकी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की, थर्ड इज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। इसके बाद हमारी एक वीडियो, सेपरेट वीडियो बनाऊंगी आपके लिए टाइप्स ऑफ स्पोर करके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आप समझ जाएंगे कि पूरे फंगस में कितने तरह के अलग अलग तरह के स्पोर्स होते हैं एक्चुअली, ठीक है। ताकि कोई नाम भी यूज करेगा ए प्लानोस्पोर तो आपको समझ में आ जाएगा वो किस तरह के स्पोर्स हैं और कहाँ बन रहे हैं,
ठीक है। नाउ अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो देखिए ध्यान से देखिए इसे। सपोज कीजिए ये एक माइसेलियम है, ठीक है, नेटवर्क ऑफ हाइफी, ठीक है। ये एक माइसेलियम है, ये माइसेलियम हैप्लॉइड, ये एक दूसरा माइसेलियम है, ठीक है। ये भी हैप्लॉइड, ये भी क्या है, दूसरा माइसेलियम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। अच्छा, अब यहाँ पर अनफेवरेबल कंडीशन में माइटोसिस के थ्रू क्या हुई थी, स्पोर का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। तो ये इसके स्पोर हुए, ये इसका स्पोर और ये इसका स्पोर, दो स्पोर बन गए। टाइप्स ऑफ स्पोर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब इन स्पोर्स का क्या होगा, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होगा और इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लाज्मोगैमी। तो यहाँ पर पहली प्रोसेस होगी जिसे आप कहेंगे प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी का मतलब होता है कि इसके प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट जो हैं वो फ्यूज करेंगे, लेकिन न्यूक्लियस अभी भी अलग अलग रहेगा। तो एज ए रिजल्ट ऑफ प्लाज्मोगैमी एक स्पेशल स्टेज ऑब्टेन होती है जिसे हम कहते हैं डाई कैरियोन स्टेज। डाई कैरियोन का मतलब होता है, डाई मतलब टू, कैरियो मिस न्यूक्लियस, यानी कि टू न्यूक्लिएटेड स्टेज ऑब्टेन्ड होता है। टू न्यूक्लिएटेड स्टेज पूछा जाएगा कब, तो आफ्टर प्लाज्मोगैमी, ठीक है। अच्छा, अगर इसकी प्लॉइडी पूछी जाएगी तो ये n+n होगी, 2n आप नहीं लिखेंगे, क्या है ये, n+n, ये इसका n और ये इसका n। नाउ अब क्या होगा, अब होगा नेक्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप है कि अब जो न्यूक्लियस बचा हुआ है ना वो भी फ्यूज कर जाएगा, यानी कि कैरियोगैमी। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो एज ए रिजल्ट ऑफ न्यूक्लियस का फ्यूजन होने के बाद क्या मिलेगा आपको, न्यूक्लियस के फ्यूजन होने के बाद आपको एक स्टेज मिलेगी जिसमें न्यूक्लियस फ्यूज कर गया, ठीक है। तो इस स्टेज को आप कहेंगे जाइगोट। अब पूछा जाएगा कि जाइगोट इज फॉर्म्ड बाय कैरियोगैमी, सेकेंड स्टेप में, ठीक है। अब पूछा जाएगा कि जाइगोट की प्लॉइडी क्या है, तो भाई ये तो 2n है। अब n+n एंड 2n अलग अलग मायने रखता है हमारे बायोलॉजी में, मैथ्स में तो सेम है। बायोलॉजी में n+n मतलब दो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, 2n का मतलब होता है डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, ठीक है। नाउ अब होती है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये जो जाइगोट है इसकी मियोसिस होगी और एज ए रिजल्ट ऑफ मियोसिस 4 हैप्लॉयड स्ट्रक्चर्स बनेंगे, ठीक है, 4 हैप्लॉयड स्पोर्स बनेंगे। अच्छा, अब एक बात बताइए, यहाँ थर्ड स्टेप क्या हो गई, थर्ड स्टेप आपने बोला कि मियोसिस हुई है, किस में हुई है, जाइगोट में मियोसिस। क्यों हुई है, क्या आप इसकी रिक्वायरमेंट बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसके पेरेंट को देखें तो पेरेंट तो हैप्लॉयड है। अब इनको अपने पेरेंट जैसा ही तो स्ट्रक्चर बनाना है, तो ये डिप्लॉयड में नहीं ग्रो कर सकते, है ना, जाइगोट ही नहीं जर्मिनेट करेंगे, जाइगोट ही नहीं ग्रो कर कर अपने पेरेंट को बनाएंगे, क्योंकि पेरेंट तो हैप्लॉयड हैं, इनको भी हैप्लॉयड बनाना है। तो उस जाइगोट के अंदर म्यूसिस होगी, फिर ये हैप्लॉयड स्पोर्स बन जाएंगे और इन स्पोर्स जो मिले हैं इनको आप कहेंगे सेक्सुअल स्पोर, क्योंकि इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, है ना, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है। इसमें आप देख रहे हो कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी हो रही है, वो हर चीज हो रही है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। नाउ दे विल जर्मिनेट एंड ग्रो लाइक देयर पेरेंट बॉडी, ठीक है। तो ये बात आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। बस एक आपको नोट पॉइंट यहाँ ये लिखना है कि जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे फंगस का तो आप एक पढ़ेंगे फाइकोमाइसिटिस। इस फाइकोमाइसिटिस के अंदर आप देखेंगे कि प्लाज्मोगैमी वाली स्टेज नहीं दिखती है, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली कैरियोगैमी एंड म्यूसिस दिखेगी व्हेन कैरियोगैमी अकर्स जस्ट आफ्टर प्लाज्मोगैमी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये जो डाई कैरियोन स्टेज होता है ना, डाई कैरियोन स्टेज, ये आपको लगेगा कि एब्सेंट हो गया, दिखेगा ही नहीं, एकदम आराम से, यानी प्लाज्मोगैमी हुई और बिना किसी टाइम को वेस्ट किए कैरियोगैमी तुरंत हो जाती है, तो n+n स्टेज दिखते ही नहीं है। सो डाई कैरियोन
stays is almost absent in phycomycetes. phycomycetes ये आपको याद रखना है. क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि डाइकैरोनिस्टेज इज एब्सेंट इन, तो आप कहेंगे फाइकोमाइसिटीज. ठीक है. तो यहाँ पर हमने आज के अभी इस डिस्कशन में किया टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. यहाँ पर ये सेपरेटली करेंगे तो आपको फंगस बहुत इजी लगेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं ना, उनको फंगस बहुत हार्ड लगता है. एक्चुअली हार्ड नहीं लगता, जब वो पढ़ते हैं तब वो कहते हैं कि मैम सारे कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर हैं, बट हम इसको आपस में रिलेट नहीं कर पाते. एक फ्लो नहीं बन पाता कि हम अपने मन में भी अगर रिवाइज करना चाहें तो इसको रिवाइज कैसे करें. सारे कॉन्सेप्ट अगर कोई पूछे तो हम कर सकते हैं, बट किस टॉपिक के बाद क्या आएगा, किस कैसे लिखना है, अगर थ्योरी पेपर आए तो हम कैसे एक दूसरे को लिंक करके रिप्रेजेंट करें. तो बात यह है कि आप उनको रिलेट नहीं कर पाते हैं. तो सबसे पहले जैसे ही फंगस आपको पढ़ना है, फंगस के इंट्रोडक्टरी पार्ट को आप देखिए. उसमें हमने फंगस की बॉडी के ऊपर डिस्कशन किया है. ठीक है, कि उनकी बॉडी होती कैसे है. उसके बाद हमने आज डिस्कस किए हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, कि रिप्रोडक्शन कितने तरह के हो सकते हैं फंगस के केस में. उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्पोर. जब टाइप्स ऑफ स्पोर पढ़ लेंगे तो आप ये रिलेट कर पाओगे कि अगर यूज किया जा रहा है ए प्लानोस्पोर, जूस्पोर, ओस्पोर, कोनिडियोस्पोर, इसका मतलब क्या है. ठीक है. उसके बाद आप पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन. जब आप ये क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो इसमें डायरेक्टली फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, इसमें वो डायरेक्टली वर्ड यूज किए जाते हैं. तो अगर आप इनके मीनिंग को नहीं समझेंगे तो आप उनको रिलेट नहीं कर पाएंगे. तो इससे पहले यानी कि फाइकोमाइसिटीज ये क्लासिफिकेशन स्टार्ट करने के पहले आपको कुछ चीज़ें बहुत बेसिक याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए. तो कभी भी फंगस पढ़े तो इसका इंट्रोडक्शन जरूर देख लें, यानी कि इसकी बॉडी कैसे होती है, किसियम, हाइफा, हाइफी, माइसेलियम, सेप्टा, ए सेप्टा, इसमें वो टर्म्स आपको समझा दिए जाते हैं. इंट्रोडक्शन के बाद आप इनके टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन जरूर देख लें. टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन यानी कि फंगस के केस में कितने पॉसिबल टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं, है ना, ये पॉइंट देख लें. टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन करने के बाद आपको एक बताया जाएगा टाइप्स ऑफ स्पोर. जस्ट इसके बाद ही मैं एक वीडियो अपलोड करूंगी टाइप्स ऑफ स्पोर करके. सो टाइप्स ऑफ स्पोर ये देख लें. अब इसमें आपको डिस्कस किया जाएगा कि कितने मेन टाइप्स ऑफ स्पोर होते हैं फंगस में. ठीक है. फिर आपको बताया जाएगा क्लासिफिकेशन, यानी कि अब क्लासिफिकेशन आप पढ़िए कि फंगस के कितने क्लासिफिकेशन है, हर का नाम और सबके स्पेशल स्पेशल फीचर. तो चूंकि इन तीनों पॉइंट्स को आपने डिटेल कर लिया है तो क्लासिफिकेशन में आपको दिक्कत ही नहीं होगी. जितने काम करने थे ऑलरेडी आपने पहले ही कर लिया है. अब क्लासिफिकेशन इस पर आपको ध्यान रखना है कि अच्छा फाइकोमैसिटीज है, इसमें ये टाइप के स्पोर होते हैं. ओके, क्योंकि मीनिंग आपको पहले ही क्लियर है. ठीक है. तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. होप सो चीज़ें आपको समझ में आ रही है, बट आप लाइक नहीं करते, ये मुझे अच्छा नहीं लगता. आप क्लासेस करते हैं तो कम से कम मैम को बताया करें कि आपको क्लासेस अच्छी लग रहे हैं. नहीं लग रहे हैं वो भी कमेंट सेक्शन में बता दें कि मैम आपकी क्लासेस अच्छी नहीं लग रही हैं, आपको ऐसा करना चाहिए, है ना. क्योंकि आप बताएंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमें कौन सी चीज़ें इसमें ऐड करनी है, कौन सी चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं, है ना. तो आपको बताना पड़ेगा. ठीक है. सो होप सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. तब तक टेक केयर एंड बाय बाय.